हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की पुस्तक विज्ञान की। इसका पाठ 5 पाठ 4 तक हमने पढ़ लिया था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हैं उसमें। आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। तो इस पाठ में हम क्या क्या जानेंगे उसको एक बार देखते हैं। सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एवं विशेषताएँ और उपयोगी सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव, इनके प्रभाव एवं बचाव, और सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों, कारण, संक्रमण के तरीके एवं बचाव, टीकाकरण, एड्स, इन सब के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। हमारे आसपास अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अनेक जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। ये जीव आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जब नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तब उसकी सतह पर काले सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इन धब्बों को आवर्धक लेंस से देखने पर काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? इस अध्याय में हम इन्हीं जीवों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सूक्ष्म जीव क्या है। क्रियाकलाप के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है, प्रयोग के माध्यम से। ये देखिए, इसमें जो है सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण भी किया गया है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों को बताया गया है। विषाणु है, प्रोटोजोआ है, जीवाणु, कवक, शैवाल। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रियाकलाप के बारे में देखते हैं क्या है प्रयोग। रोटी या ब्रेड के टुकड़े को लेकर उसके ऊपर पानी छिड़क कर नम कीजिए। फिर क्या करना है देखते हैं। इस टुकड़े को किसी डिब्बे में बंद करके 4-5 दिनों के लिए रख दीजिए। ध्यान रहे डिब्बे को बार बार खोलना नहीं है। और फिर 4-5 दिनों के बाद टुकड़े पर उग आई रचनाओं का हैंड लेंस की सहायता से अवलोकन कीजिए और अपने अनुभव की कक्षा में जो है चर्चा कीजिए। ये बता रहा है कि जो है किस प्रकार से प्रयोग करके जो है हम अनुभव कर सकते हैं इन सूक्ष्म जीवों को, और उसके बाद उस पर कक्षा में चर्चा की जा सकती है। उपरोक्त क्रियाकलाप में आपको हैंड लेंस से देखने पर कुछ हरे स्लेटी रंग की धागे नुमा संरचना दिखाई देती है। यह सूक्ष्म जीव हैं। इसे केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए? सूक्ष्मदर्शी यंत्र की। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के बारे में यह धारणा बनी है कि ये केवल बीमारियां ही फैलाते हैं, परंतु यह बात पूरी तरह सही नहीं है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी व हानिकारक दोनों हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति के बारे में अगला पॉइंट दिया गया है। देखते हैं इनकी जो है उत्पत्ति कैसे हुई। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये हवा, पानी, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर के अंदर एवं बाहर सभी जगह पाए जाते हैं। ये अत्यंत विषम पर्यावरण एवं प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे बर्फ, गर्म पानी के झरनों, समुद्र की तली, दलदल आदि जगहों पर भी पाए जाते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव सड़े गले पदार्थों में मृतोपजीवी के रूप में रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं और पौधों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और मनुष्य की आंत में परजीवी होता है तथा पेचिस नामक रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, ये इस सूक्ष्म जीव की बात बताई जा रही है कि ये जो है मनुष्य की आंत में परजीवी होता है और ये पेचिस रोग उत्पन्न करता है। कौन? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, इसी प्रकार नींबू के पौधों पर जैंथोमोनस, कौन सा? जैंथोमोनास साइट्री नामक जीवाणु कैंकर नामक रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, नींबू के पौधों में जो कैंकर रोग उत्पन्न होता है उसका कारण कौन सा जीवाणु है? जैंथोमोनास साइट्री। ठीक है, जीवाणु का नाम बताया गया है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। अब यहाँ पर सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण किया गया, वहाँ पीछे हमने चित्र के माध्यम से भी देखा। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः निम्नलिखित 5 समूहों में बांटा जाता है। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक तथा शैवाल, ये 5 समूह हैं जिनमें बांटा जाता है। आगे है जीवाणु यानी बैक्टीरिया क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ये एक कोशिक जीव होते हैं जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। ये गोलाकार, दंडाकार या सर्पाकृत आकार वाले होते हैं। जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। कुछ जीवाणुओं की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है।
जिसे कैप्सूल कहते हैं। कुछ जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे कशाभिका कहते हैं। ठीक है, कशाभिका के द्वारा जीवाणु गति करता है। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणुओं में बहुत तेजी से प्रजनन क्रिया होती है। ठीक है, आगे है साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। ठीक है, हिंदी में इसको नील हरित शैवाल बोलते हैं और वैज्ञानिक भाषा में इसको क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या है ये। नील हरित शैवाल को पहले शैवाल के समूह में रखा जाता था, परंतु अब इन्हें जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह में रखा जाता है। इनका रंग नीला हरा होता है तथा ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरे शब्दों में ये स्वपोषी होते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर श्लेष्मा का आवरण होता है। अनेक साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट नामक विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, और हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया का भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्पाइरुलिना ये भी एक साइनोबैक्टीरिया है, इसको भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे है, तो ये था जीवाणु के बारे में कि इसके बारे में हमने देखा कि ये जो है इसके बारे में जीवाणु के बारे में हमने देखा कि ये इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते। ये लगभग सभी स्थानों पर होते हैं, लेकिन नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है और ये जब इनको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं तो ये जो है बहुत तेज़ी से प्रजनन करते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त साइनोबैक्टीरिया एक नील हरित शैवाल के बारे में हमने जाना। अब देखते हैं विषाणु के बारे में। विषाणु क्या होते हैं और इनकी रचना कैसी होती है। दरअसल सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, विषाणु जो है सबसे सूक्ष्म जीव होते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के। ठीक है, कौन, विषाणु। ये पूर्ण परजीवी होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर पाते हैं। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। विषाणुओं द्वारा पौधों, जंतुओं एवं मनुष्यों में अनेक प्रकार के घातक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य में चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब जो है विषाणु की वजह से होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछता है कि चेचक जो है किस कारण से होता है, तो जीवाणु और विषाणु में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये सभी रोग चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस और डेंगू, चिकनगुनिया ये सब विषाणुओं के द्वारा होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन्हें भी जानें। विषाणु की खोज दामित्री इवानोव्स्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने सन 1892 में किया था। विषाणु की खोज किसने की थी, दामित्री इवानोव्स्की। ये जो है रूसी वैज्ञानिक थे और इसकी खोज हुई थी सन 1892 में। विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है प्रोटोजोआ के बारे में। सूक्ष्म जीवों में तीसरा पॉइंट था प्रोटोजोआ। देखते हैं प्रोटोजोआ क्या होते हैं। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। इस संघ के जीव एक कोशिक होते हैं। ठीक है, एक कोशिक होते हैं। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीव स्वतंत्र रूप से या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें प्रचलन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं, जैसे अमीबा में कूटपाथ, पैरामीशियम में सीलिया आदि। कई बार इस संघ के कुछ जंतु मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक रोग होता है। तो ये था प्रोटोजोआ के बारे में। आगे है कवक के बारे में। कवक के बारे में देखते हैं क्या है कवक। कवक को फफूंद भी कहा जाता है। ठीक है, फफूंद को ही जो है कवक कहते हैं। ठीक है, इन्हें अक्सर हम अपने घरों में रोटी, ब्रेड, अचार तथा चमड़े की वस्तुओं पर उगते हुए देखते हैं। बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर उगने वाली छातेनुमा संरचना कुकुरमुत्ता भी एक प्रकार का कवक है। कवकों में अनेक लंबी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु एक कोशिक या बहुकोशिक होते हैं और आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। कवक की कोशिकाओं में एक या अधिक केंद्रक पाया जाता है। कवक हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम भोजन के रूप में तथा पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। कवक से बनती है पेनिसिलिन और इसका कवक का नाम है पेनिसिलियम। ठीक है, ये एक प्रतिजैविक दवा है। पक्सीनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग मुख्यतः दाद है। ठीक है, कई बार सिर में होने वाले दाद से व्यक्ति गंजा भी हो जाता है।
तो ये था कवक के बारे में। आगे है थोड़ा इन्हें भी जाने करके इसमें कुछ पॉइंट है, देखते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे जीवाणु पेनिसिलियम नामक इस कवक द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन नामक औषधि का निर्माण हुआ। तो ठीक है, ये पेनिसिलिन जो है नामक औषधि का निर्माण को जो है बताया गया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है ये प्रयोग करके बनाया था इसे 1929 में। आगे देखते हैं शैवाल के बारे में। शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काई। ये सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एवं डायटम्स एक कोशिक होते हैं, परंतु अधिकांश शैवाल बहुकोशिक होते हैं। इनका शरीर सुकाय थैलस कहलाता है, अर्थात इसमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। जीवाणुओं की तुलना में इसमें निश्चित केंद्रक पाया जाता है। शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये भोजन तथा चारे के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। ठीक है, ये भी एक प्रतिजैविक दवा है, क्लोरेलिन। आगे बढ़ते हैं। सिफेल्यूरोज वायरिसेंस नामक हरा शैवाल चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करता है। नदियों तथा समुद्रों में पाए जाने वाले डायटम्स का उपयोग टूथपेस्ट, तापरोधी ईंट तथा वार्निश एवं पेंट बनाने में होता है। ठीक है, तो ये था शैवाल के उपयोग के बारे में। आगे है उपयोगी सूक्ष्मजीव एवं उनके प्रभाव कौन कौन से, इसके बारे में देखते हैं। सूक्ष्मजीव मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। मनुष्य जीवाणुओं का उपयोग दही, सिरका तथा शराब बनाने में बहुत पहले से करता रहा है। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक है। दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक है? लैक्टोबैसिलस। पनीर, सिरका, ब्रेड और खमीर आदि बनाने में यीस्ट नामक फफूंद का विशेष योगदान है। कौन सा फफूंद? यीस्ट। इसके अतिरिक्त सूक्ष्मजीवों का हमारे जीवन में उपयोग निम्नलिखित है। तो देखते हैं। पहला है प्रतिजैविक दवाएं बनती हैं इससे। सूक्ष्मजीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। प्रतिजैविक दवाएं वह दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में उपयुक्त होती हैं और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। प्रतिजैविक दवाएं जैसे पेनिसिलिन फफूंद से, पेनिसिलिन किससे बनती है? फफूंद से। स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से तथा क्लोरेलिन शैवालों से बनाई जाती है। तो ठीक है, यहाँ 3 दवाओं के नाम दिए गए हैं और ये किनसे किनसे बनती हैं इसके बारे में दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये क्या है इसको देखते हैं। अपने खेत में लगे चना, मटर, अरहर के पौधे को जड़ सहित उखाड़िए। इस बात का ध्यान रखें कि उखाड़ते समय जड़ें जो है टहनी से नहीं टूटनी चाहिए। पौधे की जड़ को धोकर अवलोकन करें। क्या देखते हैं? आगे हम लोग देखते हैं। आप देखेंगे कि इन पौधों की जड़ों में गांठें दिखाई देती हैं। देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है, ये जो गांठें हैं इसको ध्यान से आप पॉज करके देख सकते हैं। इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। कौन सा जीवाणु इसमें पाया जाता है? राइजोबियम। ये वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदल देते हैं, अर्थात नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त कुछ जीवाणु जैसे एजेटोबैक्टर स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करते रहते हैं। इसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना, साइटोनिमा, ऑसिलेटोरिया का उपयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में होता है। तो ठीक है, ये था नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है सूक्ष्मजीवों द्वारा, इसके बारे में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन ये भी किया जाता है और ये हमारे लिए उपयोगी होता है। देखते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर पर चलते हैं। वे यहाँ वृद्धि करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इससे पौधों एवं जंतुओं का मृत शरीर सड़कर नष्ट हो जाता है और अंततः मृत शरीर के तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्मजीव मृदा में उपयोगी पोषक तत्व संचित करते हैं और भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं। कल्पना कीजिए यदि मृत पौधों एवं जंतुओं के शरीर का अपघटन करने वाले सूक्ष्मजीव जीवाणु एवं फफूंद न होते तो क्या होता। ऐसी अवस्था में सभी मृत पौधों एवं जंतुओं का शरीर वातावरण में पड़ा रहता और इनका अपघटन यानी सड़ता नहीं, इनका अपघटन नहीं होता और न ही खनिज पदार्थों का पुनः चक्रण होता। तो ये था उदाहरण दे के समझाया गया है कि यदि सूक्ष्मजीव नहीं होते
तो जो मृत व्यक्ति हैं या फिर जो चीज़ें हैं, पौधे हैं, इन सब का जो है अपघटन नहीं हो पाता और ये सड़कर मिट्टी में नहीं मिल पाते। ठीक है, आगे देखते हैं। भोजन के रूप में कुछ सूक्ष्मजीवों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। यीस्ट में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। यीस्ट में जो है प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों के रूप में होता है। एगैरिकस तथा मार्केला यानी गुच्ची नामक कवक सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन से 2 कवक हैं जो सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो ये है एगैरिकस और मार्केला। ठीक है, ये 2 कवक सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया में प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है। इसका भी उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। तो ये था भोजन के रूप में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। आगे है उद्योग धंधों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे होता है, इसको देखते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग अनेक प्रकार के उत्पादों को तैयार करने में किया जाता है, जैसे यीस्ट यानी कवक का उपयोग डबल रोटी बनाने, जीवाणुओं का उपयोग दुग्ध उद्योग, सिरका उद्योग, तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग तथा चमड़े के उद्योग में किया जाता है। तो ये था उद्योग धंधों में इनका उपयोग। और आगे हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी में कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी में भी हो रहा है, जैसे इसेरिया, कोलाई, यीस्ट आदि। तो ये था जो है कक्षा 8 की पुस्तक विज्ञान का पाठ जो है 5। तो इसके अगले भाग में ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है ये इस वीडियो में यहीं तक पाठ का इतना ही भाग है। और आगे हम भाग 2 लेके आएंगे, जिसमें हम देखेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव और सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचाव कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और दूध की जो पाश्चुरीकरण विधि है उसका पता किसने लगाया, इसके बारे में भी हम देखेंगे। सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, और डेंगू है और जो मलेरिया है, चिकनगुनिया है, इन सब के बारे में भी हम देखेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।